डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ही लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट किया था सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, यूनिट सेकंड में। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? सेल्स टेरिटरी। तो लास्ट ई लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सेल्स टेरिटरी की मीनिंग, सेल्स टेरिटरी की डेफिनेशन, क्यों ऑर्गेनाइजेशन सेल्स टेरिटरी इस्टेब्लिश करती है, और सेल्स टेरिटरी की एडवांटेजेस। सेल्स टेरिटरी की एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशन को, सेल्स टेरिटरी की एडवांटेज कस्टमर्स को, और सेल्स टेरिटरी की एडवांटेजेस सेल्स पर्सन को। इस ई लेक्चर में अब हम सेल्स टेरिटरी का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ सेल्स टेरिटरीज। सेल्स टेरिटरी है वो लार्ज भी हो सकती है, सेल्स टेरिटरी है वो स्मॉल भी हो सकती है। जो सेल्स पर्सन को जियोग्राफिक एरिया दिया गया है वो लार्ज भी हो सकता है, जो सेल्स पर्सन को जियोग्राफिक एरिया दिया गया है वो स्मॉल भी हो सकता है। तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि ये डिटरमाइन करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जो हाई टर्नओवर गुड्स होते हैं जिनको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिनकी यूनिट प्राइस कम होती है, तो उनके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर जो टेरिटरी है उसका साइज़ हम लार्ज असाइन कर सकते हैं। लेकिन लग्जूरियस, लार्ज और ड्यूरेबल आर्टिकल्स हैं जिनके लिए हाई सेलिंग एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको सेलिंग करने में मेहनत लगती है क्योंकि प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट में टेक्निकलिटी होती है, उनका टर्नओवर कम होता है, मतलब वो कम यूनिट्स बिकती हैं, तो उसमें हमको स्मॉल सेल्स टेरिटरी असाइन करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर हमें कस्टमर से कई बार मीटिंग करनी पड़ सकती है। सेकंड क्या है? डिमांड फॉर प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के लिए डिमांड कांस्टेंट और फ्रीक्वेंट है, आपको पता है कि इतने कस्टमर्स रेगुलरली हैं, आपको प्रोडक्ट देते हैं यहाँ से, सेल्स देते हैं यहाँ से, तो आपकी जो सेल्स टेरिटरी वो स्मॉल रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर लो डिमांड है और फ्रिक्वेंटली परचेज आर्टिकल है, तो वहाँ पर हमें सेल्स टेरिटरी के साइज़ को लार्ज रखना पड़ेगा क्योंकि डिमांड कम है। तो अगर हम छोटी सेल्स टेरिटरी रखेंगे तो वहाँ से सेल्स निकल के ही नहीं आ पाएगी, तो हमें बड़ा एरिया बनाएंगे तो हमको वहाँ से ज़्यादा सेल्स मिल पाएंगी। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सिंपल सा है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वाया रोडवेज हो, रेलवेज हो या एयरवेज हो, तो वहाँ पर हम सेल्स टेरिटरी को लार्ज रख सकते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग की फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो हम ज़्यादा बड़ी सेल्स टेरिटरी को कवर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पर हमको स्मॉल सेल्स टेरिटरी में डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? कंपटीशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट थ्रू कंपटीशन है, वहाँ पर एक सिंगल कस्टमर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर हम एक सिंगल कस्टमर को भी नहीं छोड़ सकते, तो हमें अपने टेरिटरी के साइज़ को स्मॉल रखना पड़ेगा। और जहाँ पर कंपटीशन नहीं है, आपकी मोनोपोली है, खुद कस्टमर आपसे प्रोडक्ट मांगता है, तो वहाँ पर आप सेल्स टेरिटरी के साइज़ को लार्ज रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? पॉपुलेशन। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब इंटरमीडिएटरीज। अगर कंपनी और कस्टमर के बीच में होलसेलर्स, रिटेलर्स हैं, आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आप सेल्स टेरिटरी के साइज़ को लार्ज रख सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो खुद के सेल्स फोर्स और ब्रांच ऑफिसेज के थ्रू, तो आपको सेल्स टेरिटरी का साइज स्मॉल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती हैं तो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके ब्रांड्स के बारे में कस्टमर अवेयर होते हैं, तो सेल्स पर्सन को प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पर हम सेल्स टेरिटरी के साइज़ को लार्ज रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कंपनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही है या जहाँ पर अभी प्रोडक्ट इनोवेटिव है, न्यू है, इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तो वहाँ पर हमें कस्टमर को सेल्स करने से पहले पूरी कंपनी की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल बतानी पड़ती है। इट मीन्स कस्टमर के साथ पर्सनल सेलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर हमें सेल्स टेरिटरी के साइज़ को स्मॉल रखना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि सेल्स टेरिटरी का साइज़ लार्ज होगा या स्मॉल होगा। अब नेक्स्ट क्या जाएगा? प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप और रिवाइजिंग सेल्स टेरिटरी। कि क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सेल्स टेरिटरी को सेटअप करती है या सेल्स टेरिटरी को रिवाइज करती है। तो फर्स्ट क्या है? सेलेक्टिंग ए बेसिक जियोग्राफिकल कंट्रोल
यूनिट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है टेरिटरी का, कि एक बेसिक जियोग्राफिकल कंट्रोल यूनिट आप डिसाइड करो। तो ज़्यादातर जो जियोग्राफिक कंट्रोल यूनिट हैं वो कंट्रीज हो सकती हैं, सिटी हो सकती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो सकती हैं। तो आपको ज़्यादा बड़ी कंट्रोल यूनिट नहीं रखनी चाहिए, कंट्रोल यूनिट आपको स्मॉल रखनी चाहिए। उसके पीछे दो रीज़न है, क्योंकि अगर आपकी कंट्रोल यूनिट स्मॉल होगी तो आप है टेरिटरी का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे, क्योंकि एक टेरिटरी को आप अच्छे ढंग से कवर कर पाओगे। दूसरा क्या होगा कि अगर ज़्यादा बड़ी कंट्रोल यूनिट होगी तो वहाँ पर कस्टमर्स डाइवर्स होंगे, तो उन कस्टमर्स में चेंजेस होंगे, तो आप उन चेंजेस के बेस पर अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। तो एक सिटी को आपने या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को आपने कंट्रोल यूनिट बना रखी है, ठीक है, लेकिन अगर आपने पूरी कंट्री को ही कंट्रोल यूनिट बना रखी है तो उस केस में उस कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करने में आपको मेहनत लगेगी। तो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को ही कंट्रोल यूनिट बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो इंडिया मार्ट में था, तो इंडिया मार्ट की उस टाइम पर पूरे इंडिया में 28 ब्रांच ऑफिसेज थे। तो वो जो 28 ब्रांच ऑफिसेज थे, उन ब्रांच ऑफिस के थ्रू पूरे इंडिया में क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। तो जैसे मैं अहमदाबाद ब्रांच ऑफिस में था, तो जो अहमदाबाद ब्रांच ऑफिस थी वो एक कंट्रोल यूनिट थी। वो पूरे अहमदाबाद के अलावा गांधीनगर, सुरेंद्र नगर, विसनगर, कढ़ी, आनंद, ये एरिया कवर करता था। गुजरात में 3 ऑफिस थे, एक ऑफिस बड़ौदा में था, एक सूरत में था और एक अहमदाबाद में था। तो जो पूरा गुजरात था उसको 3 कंट्रोल यूनिट्स में क्या किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। फिर सेकंड क्या है, डिटरमाइनिंग सेल्स पोटेंशियल प्रेजेंट इन ईच कंट्रोल यूनिट। तो अब देख लिया कि भाई 3 कंट्रोल यूनिट गुजरात में बना रखी हैं, बड़ौदा में, सूरत में और अहमदाबाद में। तो फिर टोटल गुजरात में जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को अहमदाबाद ब्रांच ऑफिस में डाल दिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सूरत ब्रांच ऑफिस में डाल दिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को बड़ोदरा ब्रांच ऑफिस में डाल दिया और चेक कर लिया कि इनमें जो सेल्स पोटेंशियल है वो इक्वल रहे, हर किसी में सेल्स पोटेंशियल प्रेजेंट रहे। नेक्स्ट क्या आएगा, कंबाइनिंग कंट्रोल यूनिट्स इनटू टेंटेटिव टेरिटरीज। तो उन कंट्रोल यूनिट्स को अब कंबाइन कर कर है टेंटेटिव टेरिटरी बना दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अहमदाबाद है, गुजरात में थी अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, इनको कर कर गुजरात की एक कंट्रोल यूनिट टेरिटरी बना दी। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर 2 जगह पर ऑफिस थे, तो इनके बेस पर राजस्थान की टेरिटरी बना दी। इस तरह से है महाराष्ट्र में 5 ऑफिसेज थे, तो इनने मिलाकर एक महाराष्ट्र की क्या बना दी, टेरिटरी बना दी। फिर नेक्स्ट क्या है, एडजस्टिंग फॉर डिफरेंसेज इन कवरेज डिफिकल्टी एंड रीडिस्ट्रिक्टिंग टेंटेटिव टेरिटरीज। इसका क्या मतलब है, अब टेरिटरी में आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया तो देखा कि उदयपुर है वो जयपुर से ज़्यादा दूर है और उदयपुर है वो अहमदाबाद के पास है, तो जयपुर से एग्जीक्यूटिव को उदयपुर आने में टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि अहमदाबाद से एग्जीक्यूटिव को उदयपुर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता या आबू रोड आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो आबू रोड वाली टेरिटरी है वो जयपुर से हटाकर किसके अंदर में डाल दी, अहमदाबाद ब्रांच ऑफिस के अंदर डाल दी। तो इसको क्या बोलते हैं कि टेरिटरी को कवर करने में जो डिफ़िकल्टी आती है उस डिफ़िकल्टी के बेस पर आप वापस क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आनंद गुजरात में एक जगह है जहाँ पर अमूल का प्लांट है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो जो पहले आनंद है वो अहमदाबाद टेरिटरी में था, लेकिन जब देखा अहमदाबाद से आनंद को कवर करने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आनंद है वो सूरत के ज़्यादा पास है, तो फिर जो बाद में आनंद वाली जगह थी वहाँ की जितनी भी कंपनीज थी वो अहमदाबाद की टेरिटरी से हटाकर सूरत की टेरिटरी में डाल दी। तो इसे क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग फॉर डिफरेंसेस इन कवरेज डिफिकल्टी एंड रीडिस्ट्रिक्टिंग टेंटेटिव टेरिटरीज। क्लियर है। और लास्ट क्या आएगा आपकी टेरिटरी की शेप्स की। टेरिटरी में जो हम जियोग्राफिक एरिया रिवाइज करते हैं, असाइन करते हैं, तो उसके बेस पर क्या क्या शेप आती हैं। तो फर्स्ट क्या है, वेज शेप टेरिटरी। तो जो वेज शेप टेरिटरी है वो सूटेबल होती है जब कंपनीज पहले अर्बन एरिया में बिजनेस करती है और फिर धीरे धीरे नॉन अर्बन एरिया या रूरल एरिया में
जाती है। तो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है तो कम जगह में ज़्यादा कस्टमर्स हो जाएंगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे रूरल एरिया में जाती जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती जाएगी, तो वहाँ पर है आपको जियोग्राफी या टेरिटरी का एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, वेज शेप टेरिटरी बोलते हैं। सेकंड क्या है, सर्किल शेप टेरिटरी बोलते हैं। तो सर्किल शेप टेरिटरी बेसिकली क्या होती है, उसमें ब्रांच ऑफिस को सेंटर मानकर रेंज डिसाइड कर ली कि ब्रांच ऑफिस को सेंटर में मानते हुए 60 किलोमीटर तक जितना भी एरिया है वो इस ब्रांच ऑफिस में आएगा और उसके बाद वाला जो एरिया है वो दूसरे ब्रांच ऑफिस में आएगा। तो इसमें सेंटर में तो ब्रांच ऑफिस हो जाएगा और उसके चारों तरफ इक्वल 60 किलोमीटर का एरिया हो गया। तो ये कौन सी शेप बनी, सर्किल शेप बनी। और लास्ट क्या है, क्लोवर लीफ टेरिटरी। तो ये बेसिकली ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन के लिए होती है। ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन है वो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में अपने ब्रांच ऑफिस में होगा, फिर वो वीक में घूमता हुआ आएगा, फिर लास्ट के वीक में वापस वो अपने ब्रांच ऑफिस में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर टेरिटरी है, जयपुर से सेल्स पर्सन एक हफ्ते के लिए अलवर आया, तो जयपुर से है थानागाजी होते हुए विराटनगर होते हुए अलवर आया, अलवर विराटनगर थानागाजी शाहपुरा वापस मीटिंग करते हुए जयपुर आ गया, तो एक लीफ बन गई। अगले हफ्ते है वो दौसा गया, तो वापस दौसा होते हुए जयपुर से वापस जयपुर आ गया, तो दूसरी लीफ बन गई। तीसरे हफ्ते वो जयपुर से अजमेर की तरफ गया, तो वीकेंड पर वो वापस जयपुर ऑफिस में आ जाता है। तो ये बेसिकली ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन के लिए होती है जो वीक की स्टार्टिंग में ब्रांच ऑफिस से निकलता है और ट्रैवलिंग करते हुए वीक के एंड में वापस से ब्रांच ऑफिस में आ जाता है। तो जो टेरिटरी की स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये एक टॉपिक था सेल्स टेरिटरी लेक्चर नंबर 16 ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।